हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह ठाकुर है और मैं हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा में 51वीं रैंक के साथ सफल हुआ। मैंने बीकॉम एलएलबी के साथ में एलएलएम कॉर्पोरेट से किया है, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। मेरी दिनचर्या रही कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और मैं शादी के बाद से ही हम दोनों लोग इस तैयारी में एक साथ एक लग्न से और एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पढ़ाई कर रहे थे। जहाँ तक बात की जाए इस परीक्षा की, तो यह 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो इसमें हमें विधि के साथ साथ जनरल नॉलेज, इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जहाँ तक विधि के सब्जेक्टों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट होते हैं इसमें मध्य प्रदेश जुडिशरी पे। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है कि हमें बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उस पर उन चीज़ों को अंडरलाइन करना है जिन पर ओटी प्रश्न आता है। साथ ही साथ अगर आईपीसी का हो तो उस अपराध का नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, वह शमनीय है या नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ उन धाराओं को भी लिंकिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा जो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में संविदा अधिनियम के साथ में विनिर्देश अनुतोष अधिनियम को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव की अच्छी से तैयारी करें, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव को छुड़ाएं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की जो सक्सेस ऑफ की होती है वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से बेयर एक्ट को रिवाइज करें। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश की जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी सिलेबस होता है उसको अच्छे से पढ़ें। कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर का भी सिलेबस होता है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ें। और प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप जाएं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाएं और वही एकमात्र आपका सहारा होगा। ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको बुक्स रीडिंग भी करना होगी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी हालिया में जो भी न्याय निर्णय आ रहे हैं उनको आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 110 नंबरों में से 10 प्रश्न सिर्फ न्याय दृष्टांतों पर ही आ रहे हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से जो भी लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं उनको पढ़ते रहें। साथ ही साथ पुराने पेपर जो मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हैं, इनको भी आप अच्छे से छुड़ा लीजिए। अब मैं बात करूंगा मुख्य परीक्षा पे। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि इसमें 4 पेपर आते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अगर हमें मुख्य परीक्षा पास करना है तो हमारे सेल्फ नोट्स होना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स की हमारे जो खुद के बने हुए हैं हम उसके बलबूते पे ही पास हो सकते हैं। किसी अन्य कोचिंग क्लास के द्वारा अगर आपको नोट्स दिए जाते हैं तो आप उन पे भरोसा ना करते हुए अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। और जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, पहला पेपर और तीसरा पेपर, क्योंकि ये मुख्य रूप से विधि के सब्जेक्ट होते हैं, तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसी के साथ साथ आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि जब हम कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट यह होना चाहिए कि ये प्रारंभिक में किस तरीके से पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में किस लिए पूछा जाएगा और साक्षात्कार में इस धारा से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी यही अप्रोच रही है मैं कभी भी किसी धारा को पढ़ता था तो मैं तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था कि प्रारंभिक परीक्षा में से यह प्रश्न इसमें से आ सकता है, मुख्य परीक्षा में से इसमें से 8 नंबर का प्रश्न आ सकता है या 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, साक्षात्कार में से इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक धारा पढ़ने के लिए आपको ध्यान में रखना होगी, क्योंकि मैंने जो है पूर्व भी मध्य प्रदेश के 4 मेंस दिए हुए हैं और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी मेंस दिए हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ का बखूबी अनुभव है। और रही बात दोनों पेपरों की, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने विभिन्न क्लासेस में जाके टेस्ट सीरीज़ की थी, क्योंकि मेरी पत्नी भी मेरे साथ में तैयारी कर रही थी। इसलिए हम लोग हमेशा सुबह उठकर 3 घंटे हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद कुछ घंटे ब्रेक लेकर, क्योंकि सेकंड पेपर में आर्टिकल राइटिंग होता है, समराइजेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो उसकी भी हम रोज़ प्रैक्टिस करते थे। साथ ही साथ थर्ड पेपर की भी, जो फर्स्ट पेपर की हमारी जो अप्रोच होती है वही थर्ड पेपर के साथ में होना चाहिए, लेकिन थर्ड पेपर मुख्य रूप से आपराधिक विधि का होता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान होना चाहिए कि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है।
क्योंकि मैंने जिला और सत्र न्यायालय में और उच्च न्यायालय में स्वर्गीय जय सिंह साहब के सामने प्रैक्टिस की थी, तो मुझे उस चीज़ का बखूबी नॉलेज था कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन प्रश्नों में किस प्रकार से आ सकता है। तो आप अपनी अप्रोच मेरिट के साथ साथ में उन प्रैक्टिकल अप्रोच को भी अपनाएं। तो मेरा यही है कि पहले पेपर और तीसरे पेपर में आप जितना राइटिंग स्किल्स को अपनी बढ़ा सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, वह करें। साथ ही साथ अब मैं बात करूंगा आपसे चौथे पेपर की, जो जजमेंट राइटिंग का आता है। मध्य प्रदेश में जजमेंट राइटिंग के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जजमेंट राइटिंग के पेपर में आपको सर्वप्रथम ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको चार्ज और इशू के बारे में, चार्ज क्योंकि आपराधिक संहिता के और कुछ गिने चुने चार्ज होते हैं जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा सुने जाते हैं। तो इसलिए कुछ चार्जों को आप अच्छे से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसकी आपको लैंग्वेज याद हो जाएगी कि इस धारा के इंग्रेडिएंट को हमको चार्ज में किस प्रकार लेना है। तो आप चार्ज पे अच्छे से काम करें। इशू के बारे में कुछ हमारे प्रोफार्मा होते हैं, उन प्रोफार्मा को अच्छे से ध्यान रखें, चाहे वो एसआरए का जजमेंट हो, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन का जजमेंट हो या बी सूट हो। उसमें आपको जो भी इशू होते हैं वह एक जैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को अच्छे से याद करना है और जितनी ज़्यादा हो सके रिटर्न प्रैक्टिस करना है। निर्णय लेखन में आपराधिक एक निर्णय आता है जो 40 नंबर का होता है। उसके लिए आपको वही जो आप आरोप की तैयारी करेंगे, आरोप पत्र की तैयारी करेंगे, उसके साथ में आपको निर्णय की भी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपको जजमेंट राइटिंग में आपराधिक संहिता के जो भी निर्णय है उसको अच्छे से आप अध्ययन करें। और सिविल में भी कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनको अच्छे से तैयारी करके आप जितनी ज़्यादा हो सके रिटर्न प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 मेंसों में मुझे सबसे ज़्यादा मेरी गलती लगती थी, वह लगती थी रिटर्न प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। उसके कारण मैं पिछले बार भी इंटरव्यू दे के आया और कुछ नंबरों से रुका था। इसलिए आप लोग, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जितनी ज़्यादा हो सके अपने सेल्फ नोट्स को जितनी ज़्यादा हो सके पढ़ाई करें, अच्छे से उसको देखें, हर प्रोस्पेक्ट से उस प्रश्न को देखें और रिटर्न प्रैक्टिस करें। यही एक मुख्य परीक्षा का सक्सेस की मानी जा सकती है। अब मैं बात करूंगा आपसे साक्षात्कार के बारे में, क्योंकि साक्षात्कार जो व्यक्ति देता है उसे बहुत अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं कि वो एक न्यायाधीश की पोस्ट पर जाने वाला है। इसलिए इसकी तैयारी भी इसी तरीके से खुशनुमा माहौल में करना चाहिए। तो इसलिए आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि साक्षात्कार में अपने व्यक्तित्व का परीक्षण माननीय न्यायमूर्ति गण के द्वारा किया जाता है। तो बात की जाए व्यक्तित्व की, तो हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। इसलिए साक्षात्कार के लिए आप अपने विधि के सब्जेक्ट के साथ साथ अपना व्यक्तिगत विवरण के बारे में अच्छे से जानकारी रखें, हम किस क्षेत्र में रहते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखें, हमारे आसपास क्या हिस्टोरिकल पैलेस है उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखें, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखें। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है जो आत्मविश्वास पर केंद्रित होती है, उसमें सिर्फ आपके आत्मविश्वास का परीक्षण किया जाता है। माननीय न्यायमूर्तिगण आपसे कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति घबरा तो नहीं रहा है प्रश्न पूछते हुए, प्रश्न का जवाब देते हुए, या इससे कुछ अगर प्रेशर आता है तो प्रेशर में अपना टेंशन में तो नहीं है या फिर गुस्से में तो नहीं आ रहा है, अपने धैर्य का भी परीक्षण किया जाता है। इसलिए आप जिज्ञासा और आतुर होकर साक्षात्कार के बारे में जितने ज़्यादा हो सके मॉक इंटरव्यू दें, अपने दोस्तों के साथ में तैयारी करें। क्योंकि हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी दोनों इंटरव्यू में एक साथ गए थे। यह भी एक ईश्वर का योग था क्योंकि वो एक ही दिन हम दोनों का इंटरव्यू हुआ था। इसलिए हम दोनों लोग आपस में डेली 1 या 2 मॉक साथ में उसकी प्रैक्टिस करते थे और व्यक्तित्व का परीक्षण करते थे। और जो भी हम दूसरे से गलती होती थी वो हम एक दूसरे को शेयर करते थे कि आपकी ऐसी गलती है, आप बोलने में हिचकिचा रहे हैं, आपके मनोबल गिर रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को हम मॉक के जरिए अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप बिल्कुल खुशनुमा रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, विधि के साथ साथ में अन्य चीज़ों को भी पढ़ते रहें जिससे आप मोटिवेटेड होते रहें। अब मैं आपको अपने अनुभव से वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें सबसे ज़्यादा ओटी छुड़ाना है, न्यायालय के न्याय दृष्टांतों को अच्छे से याद करना है, इंग्लिश के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी भी रहा है तो मैंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पे भी अच्छी सी कमांड कर रखी थी कि 10 नंबर की अगर इंग्लिश आ रही है तो हम उसमें 8 नंबर अच्छे से स्कोरिंग करें। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा। मुख्य परीक्षा के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके रिटर्न प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने पिछले 4 वर्षों से यही सीखा है
कि हम लोग सिर्फ याद करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कि हम ये लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा बार कोर्स को याद कर लेंगे हमें बिल्कुल वो एज इट इज़ हम लेके आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप याद जरूर करें, लेकिन उस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेमिंग करके आप उसको अपने पेपर पे लिख के देखें कि वास्तविक रूप से मैं जितना याद कर रहा हूँ उसको उतार पा रहा हूँ कि नहीं कॉपी पे। क्योंकि हम लोगों की एक सामान्य तौर पे यही विचारधारा होती है कि बस मैंने सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया है और अब मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं बिल्कुल लिख के आ जाऊँगा। तो ये गलती मैंने पिछले 2 बार से की थी, लेकिन फिर मैंने जितना ज़्यादा हो सका रिटन प्रैक्टिस की। अगर मैं सुबह अपने दिनचर्या में अगर 10 क्वेश्चन पढ़ता था तो मैं उसे उसी 1 घंटे के बाद में उन 10 क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लिखता था, जिससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ये पता हो जाता था कि जो चीज़ मैंने याद करी उसमें से मैं कौन सी चीज़ भूल रहा हूँ। तो अगली बार जब मैं उसको याद करता था तो उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करता था कि मुझे जो याद है उसके अलावा मुझे क्या चीज़ छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा हो सके रिटन प्रैक्टिस करें। जजमेंट राइटिंग में आप लोग अपना प्रोफार्मा याद रखें कि चोरी का आया है तो हमें क्या चीज़ लिखना है, कि भैया संपत्ति जो है वो चोरी, उसका एक क्रम होता है चोरी के जजमेंट में या आपराधिक में। ये सब चीज़ें आपको उस क्रमबद्ध तरीके से आपको जजमेंट लिखना होगा। साथ ही साथ आप आर्टिकल राइटिंग के लिए, हम लोग सोचते हैं कि हम मेंस के 2, 4 या 5 दिन पहले आर्टिकल राइटिंग पढ़ लेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। इसलिए आप कोई सा भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहें, उसका आर्टिकल उसके अंतर्गत जो भी आते हैं, चाहे वो विधि संबंधित हो या सामाजिक लेख हो, उनको अच्छे से पढ़ते रहें। क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्णयों को हम अच्छी तरीके से कुछ वेबसाइट्स पे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप वो चीज़ भी ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपना बढ़ाते जाइए और जहाँ तक हो सके आप कोर्ट भी जाइए, वहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कीजिए कि कोर्ट में क्या क्या तैयारियाँ, क्या क्या कार्रवाइयाँ होती है, किस तरीके के आवेदन लगते हैं, माननीय न्याय, या अगर आप उच्च न्यायालय जा रहे हैं तो उसमें बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है या अपील कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आएगी कि जब माननीय न्यायमूर्तिगण आपका इंटरव्यू लोगे तो वो उनका वही प्रास्पेक्ट होता है कि इस बच्चे को जो, क्योंकि वो डेली रूटीन जो उनकी होती है उसी के बारे में आपसे प्रश्न करते हैं और वो आप सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सीख सकते हैं। इसलिए आप कोर्ट भी जाते रहिए, जिससे आपको ना केवल मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें मदद मिलेगी, साक्षात्कार में मदद मिलेगी। इसलिए आप साक्षात्कार देते रहें और साक्षात्कार जब आपका होता है तो आप ग्रुप में तैयारी करिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मैंने सब्जेक्ट पूरा कर लिया है, लेकिन हर व्यक्ति का विज़न अलग अलग होता है, उसकी सोचने की उसका माइंड अलग अलग होता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रुप में स्टडी करिए, मॉक देते रहिए। तो मेरा बस आप लोगों से सभी से यही निवेदन है कि आप सब चीज़ जो मैं मेरे अपने अनुभव से बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद रखें, ताकि मैं आज 5वें अटेम्प्ट में पास हुआ हूँ, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएँ। और मैं डीकेटी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द इस परिवार में आएँ, ताकि देश और राष्ट्र की सेवा का आपको अवसर मिल सके। और मैं जेकेटी की सभी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें हमारे अनुभव शेयर करने का एक अवसर दिया है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।